विल बी गोइंग फॉर चार्जेबल गेन्स टैक्स, ठीक है। अच्छा, चार्जेबल गेन्स टैक्स अब किस तरीके का टैक्स होता है? बेसिकली दिस इज, इट्स अ टैक्स बेसिकली जब आप कोई भी एसेट सेल आउट करते हैं, ठीक है, या गिफ्ट करते हैं, तो उसके उस इवेंट के ऊपर जो भी आपका गेन है वो चार्ज हो जाता है, उसकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर आप बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है चार्जेबल गेन्स अराइज इफ देयर इज अ चार्जेबल डिस्पोजल ऑफ अ चार्जेबल एसेट बाय अ चार्जेबल पर्सन। तो इसके अंदर ये वर्ड नोटिस करने का, ठीक है, चार्जेबल डिस्पोजल नोटिस करने का, चार्जेबल गेन नोटिस करने का है। अगर कोई गेन चार्जेबल नहीं है इसका मतलब वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कब आ रहा है, जब आप कुछ सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, और कौन बेच रहा है, यानी कि एसेट भी चार्जेबल है और बंदा भी चार्जेबल है। ये आपने तीन वर्ड्स यहाँ पे फोकस रखने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके परफॉर्मा के ऊपर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस प्रोसीड्स होती हैं आपने कितने की चीज सेल की है, और जब सेलिंग कॉस्ट है तो उसको इसमें से माइनस करके आप नेट सेल निकालेंगे, ठीक है। फिर उसमें से उसकी कॉस्ट माइनस होगी, आपने वो खरीदा कितने का था, अगर आपने उसके ऊपर मजीद कोई खर्चा किया है तो वो भी माइनस होगा, देन यू विल हैव योर लॉस और योर गेन, ठीक है। इन्हांसमेंट एक्सपेंडिचर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ये पेंट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जिससे आपके एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। आपने गाड़ी खरीदी, आपने उसके अंदर एसी लगवाया, ठीक है, आपने उसके अंदर उसके कोई नए पार्ट्स लगवाए, कुछ किया, वो सारा इन्हांसमेंट है क्योंकि गाड़ी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने जो एक्सपेंस उठाना होगा क्वेश्चन में से देख के उठाना है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर से जैसे हम चार्जेबल गेन कैलकुलेट करने की लाइक कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अच्छा, बल्कि लेट मी आस्क यू पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज करते हैं हम इसके अंदर, चले हम क्वेश्चंस पे आते हैं बाद में, पहले हम सारी थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज होती है कि आपने ना टैक्स देना कब होता है, ठीक है। और इसमें दो चीजें होती हैं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर किसी घर का जिक्र है कि उसने घर बेचा तो वहां पे रूल्स थोड़े चेंज होते हैं, उधर परसेंटेज टैक्स की अलग होती है, ठीक है, वो आपके टैक्स टेबल के अंदर भी गिवन होगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे, unless the disposal is a residential property, CGT is payable on 31st January after the end of the tax year of disposal, यानी कि 31 जनवरी, अगर आप 23-24 फिजिकल ईयर की बात करेंगे तो 31 जनवरी 25 को आपने टैक्स देना है। हमारा फिजिकल ईयर है 24-25, तो हम कब टैक्स पे कर रहे होंगे? 31 जनवरी 2026 को, ठीक है। एक साल आपने प्लस करना होता है उसके अंदर। और अगर किसी घर का डिस्पोजल है तो फिर आप पेमेंट ऑन अकाउंट करेंगे और आपने डिस्पोजल के 2 महीने के अंदर अंदर टैक्स पे कर देना, ठीक है। अगर 31 जुलाई की पे वो है आपकी डिस्पोजल है तो 29 सितंबर आपने पे कर देना है, ठीक है। पेमेंट ऑन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? ये आती है जो 12,300 की अमाउंट आती है, कोई लॉस है तो वो माइनस करेंगे, ठीक है, देन यू विल हैव इट। लेट मी हैव अ क्वेश्चन। हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब आवाज नहीं आ रही है? आ रही है तो फिर क्या चीज नजर नहीं आई? जुनेद, व्हाट्स द इशू लाइक? हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है। हैंड आउट क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है सबको? तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम देन? ओके, ठीक है, तो ये आपकी जो है वो डेट पेबल है। ये आपके पास कैपिटल लॉस रिलीफ का परफॉर्मा है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपने लिखा गेन, ठीक है, उसमें से आपने करंट ईयर के कोई लॉस है अगर तो वो निकाल देंगे, एनुअल एग्जाम्प्ट अमाउंट माइनस करेंगे, और उसके बाद अगर कोई लॉस आता है पिछले साल से तो उसको माइनस करके आप टैक्सेबल गेन निकाल देंगे, ठीक है। जुनेद, तो मेरी आवाज क्लियर है सबको तो? अ, जुनेद, आई एम ओके, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। तो अब जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, शायद मैंने फ्रेम डाल दिया, बट एनीवेज हम इसको देखते हैं कि इसमें किस तरीके से क्या चीज हो रही है, और यही सारी की सारी जो परफॉर्मा बेस्ड क्वेश्चंस है वो रहेंगे। एंडी सोल्ड द फैक्ट्री ऑन 15 फरवरी 2025 फॉर 320,000। द फैक्ट्री वॉज परचेज ऑन 24 जनवरी 2006 फॉर 164,000 एंड वॉज एक्सटेंडेड। अब ये जो एक्सटेंशन है ये क्या है? इन्हांसमेंट एक्सपेंडिचर है, ये उसकी कॉस्ट है, ठीक है। उसने बेची कितने की है? 320। अब आप अपने दिमाग के अंदर भी ना कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री वाज रिप्लेस। अच्छा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारी किसी काम की नहीं है क्योंकि ये कोई इन्हांसमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। लीगल फीस इनकर होती है, ठीक है, क्या ये हमारे किसी काम की है?
विद द परचेजिंग, ठीक है, परचेजिंग के टाइम पे अभी देखते हैं। फिर लीगल फीस उसने कुछ डिस्पोजल के लिए की है। अब आप देखें, सबसे पहले उसने डीपी लिए 3,20,000, ठीक है, उसमें से उसने कॉस्ट माइनस की, एक्सपेंडिचर माइनस किया, और ये इंसिडेंटल कॉस्ट है, ठीक है। लीगल फीस क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस के लिए ना, उसने फैक्ट्री की परचेज के लिए यूज किया था, और ये इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। ये दोनों आपने माइनस की, फिर आपने करंट ईयर की ए माइनस की, तो यू विल हैव योर टैक्सेबल गेन। यहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछता है। यार मेरी आवाज की क्लियर नहीं है, बिकॉज आई एम गेटिंग सम मैसेजेस दैट वॉइस इज लाइक नॉट क्लियर, वेरी हार्ड टू लिसन और समथिंग लाइक दैट। तो कोई इशू है तो मुझे बताएं, मैंने पूछा तो था कि आवाज क्लियर है। आप अपना माइक जरा अनम्यूट कीजिएगा आसिफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इस्लाम जी, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। स्लो? हाँ जी, मतलब वॉल्यूम्स पूरा का पूरा है, बाकियों को किस तरीके से आ रही है? वॉल्यूम चेक करें सर, एक मिनट मैं बाकियों से पूछ लेती हूँ। भाई मेरे पास एक और मैसेज आया, यू आर लाउड एंड क्लियर एंड स्क्रीन विजिबल एज वेल। आप लोग चेक करें अपने पास, चेक योर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो फुल है, लेकिन चलें ठीक, मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, रिकनेक्ट करके देख लें, वरना कोई आप हैंड्स फ्री या कुछ इस तरह की चीज लगा के देख लें। ठीक है, मैंने तो कुछ भी लगाया नहीं। ओके। मेरी आवाज तो बिल्कुल क्लियर है, हाँ ठीक बाकी है। को क्लियर है, ठीक है, थैंक ओके। अच्छा मुझे 1 मिनट थैंक दीजिए, यू। 1 मिनट। अच्छा कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज लाइक जो परफॉर्मर ऊपर अभी आपको पेज पे दिखाया, तो उसी के बेसिस के ऊपर आपने करना है। माइंड क्या है कि आपने कितने की चीज सेल आउट की, उसमें से कितनी कॉस्ट, सिंपल गेन जैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर कोई डिस्पोजल की कॉस्ट है तो वो आप माइनस कर देंगे, कोई भी इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज है वो भी आप उसके अंदर कॉस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। डीपी से तो माइनस होगी, इसमें प्लस माइनस याद रखना होता है। अगर आपने गलती से भी जो चीज माइनस करनी थी वो ऐड कर दी, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, ये वही सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। और अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाती हूँ। तो यहाँ तक किसी को कुछ कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें, क्योंकि फिर अब हम आगे ना थोड़ी डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलें, थैंक यू वेरी मच, ओके ग्रेट जुनेद, ओके। आगे आते हैं। फॉर द टैक्स ईयर 24-25 डोगलास डज नॉट हैव एनी इनकम। तो ये अब उसके टेक्सचर की बात है, इसकी कोई इनकम ही नहीं है। 5 जून ही सोल्ड एन एंटीक वाज एंड दिस रिजल्टेड इन अ चार्जेबल, अच्छा डायरेक्ट गेन निकाल के दे दिया, ठीक है, उसने नहीं आपको डीपी या कॉस्ट दी, उसने कहा डायरेक्ट ही गेन है। 28 अगस्त ही सोल्ड अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपने नोटिस करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल, यानी कि उसमें ना आपकी टैक्स की परसेंटेज डिफरेंट होगी, इसकी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी, अब वही आपको देखना है। एंड दिस, अच्छा इसके अंदर भी डायरेक्ट गेन निकाल के दे दिया। अब वो आपसे पूछेगा कि आप इसकी लाइबिलिटी बताएं कितनी है। तो सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, आपने रेजिडेंशियल को करना है अलग और अदर गेन को करना है अलग, ठीक है। अब जब एनुअल एग्जाम अमाउंट निकलेगी ना, तो वो हमेशा हमेशा वहां से निकालें जहां पे आपको टैक्स का सबसे ज्यादा फायदा है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने एक अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करना है 10% और एक टैक्स की अमाउंट है 20%, तो आपको सबसे ज्यादा टैक्स किस पे करना पड़ेगा? हाई साइड पे ना, 20% पे। एग्जैक्टली। तो आप अगर ये आपको माइनस करनी है तो आप हमेशा हाईएस्ट पे करें, ताकि आपको हाईएस्ट पे टैक्स सेव हो, ठीक है। तो इसलिए उसने आरपीजी से निकाले 3,000, बिकॉज इसकी परसेंटेज ज्यादा है। सीजीटी के अंदर अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो आपको 10% पे टैक्स पे करना है, ठीक है। अगर आप हायर रेट है या एडिशनल तो 20% पे करना है। और अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल आउट की है तो फिर 18 बेसिक और हायर 24, ठीक है। 10-20 नॉर्मल गेन्स के लिए, बेसिक एंड हाई, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 18 एंड 24 अराउंड, ठीक है।
तो इस तरीके से उसने क्या किया, उसने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी गेन से ये माइनस कर दी ताकि उसको यहाँ पे फायदा हो। तो ये उसका गेन आता है 27,500 का, ठीक है। 27,500 का। और अदर गेन्स के अंदर से क्या है, वो डायरेक्ट उसके पास 19,000, जिसमें से उसने कुछ भी माइनस नहीं किया। अब ये दो गेन्स हैं जो टैक्स करने हैं। तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे, आप देखेंगे कि आपके पास उसकी इनकम तो खैर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आउट ऑफ दैट उसने ये पूरे की पूरी चीज जो है वो कैलकुलेट की है। तो अब उस सबसे पहले क्या किया, उसने 19,000 को 10% पे टैक्स किया, बेसिक, ठीक है। तो आपके पास 1,900 आ गया। अब उसके पास जो 27,500 है, तो उसमें से आप देखेंगे कि आपकी बेसिक में जगह कितनी बचती है। अब 37,700 का बैंड होता है बेसिक का, ठीक है। इनकम कोई है नहीं, अगर इनकम होती तो पहले वो माइनस होती, ठीक है, लेकिन वो है नहीं। माइनस इन द सेंस कि आप देखते हैं आपकी बेसिक में कितनी जगह खाली बची है, लेकिन वो है नहीं। तो अब क्या होगा, कवर कितना हुआ है अभी तक, 19,000, तो बचा कितना है, अब माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक से। अब बेसिक रेट बैंड पूरा फिल हो गया, लेकिन हमारा क्या टैक्सेबल गेन पूरा टैक्स हो गया है? नहीं हुआ है, कुछ अमाउंट बाकी है। तो वो आप लेके 24 पे कर देंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है मैं इसको एक्सेल पे भी करके दिखा देती हूँ, और ताकि जो है ना किसी को कोई मसला इसके ऊपर ना रहे। लाइक लेट मी जस्ट रीआइटरेट। देखें, मैंने आपसे कहा इसको दो तरीके से करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ने थोड़ा वर्टिकल किया, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देती हूँ, ठीक है। हमारे पास किस चीज के गेन है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और अदर गेन्स है, ठीक है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कितना गेन है, 30,500, ठीक है। गेन हमने लिखा 30,500, और इधर कितना है, 19,000, ठीक है। अब हमने ये माइनस करनी है। कहाँ से माइनस करेंगे, जहाँ पे ज्यादा टैक्स हमें सेव हो सकता है, तो इधर से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं दिस वे। यहाँ से कोई ये नहीं निकल रही, जीरो लिखेंगे, और सेम ये फॉर्मूला हम यहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू टैक्स इट। सबसे पहले टैक्स होंगे अदर गेन्स, ठीक है। तो सिंपल इज दैट 19,000 बेसिक रेट टैक्स पेयर है, ठीक है। सो मतलब बेसिक रेट पहले फिल आउट होगा सीजीटी का, तो वो हो जाएगा 0.1, यानी कि 10% से। सो सिंपल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। अब जो मेरे बेसिक रेट बैंड है, ठीक है, अगर मैं अपना बेसिक रेट बैंड देखती हूँ जो कि 37,700 तक होता है, उसमें से कितना टैक्स पे हो चुका है, सॉरी कितना जो गेन है वो टैक्स हो चुका है, 37,700 माइनस 19,000 जो है वो टैक्स हो चुका है, ठीक है। तो 18,700 ये कितनी रेट पे जाएगा, 10 पे। 10 पे जाएगा, ठीक है। सो आई सिंपली कॉपी एंड आई पेस्ट इट, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, इसको आप प्लस करेंगे ना तो ये आएगा 37,000, क्योंकि बेसिक पूरा हो गया, मेरा गेन पूरा कवर हो गया, नहीं हुआ है। तो 27,500 में से सिर्फ और सिर्फ 18,700 टैक्स हुआ है। तो अभी भी इतना बाकी है। अब आप इसको टोटल करेंगे तो आपके ये कितना आता है, एक सेकेंड, ये इतना ही आना चाहिए, 46,500, ठीक है। आप मैं यहाँ पे टोटल भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में और अच्छे तरीके से आ जाए। टोटल इसको एड अप करेंगे, ठीक है, ठीक है। 46,500 जब मैं इसको ऐड करूंगी तो ये इतना ही बनेगा। लेट मी पुट अप द सम फॉर्मूला हियर। ये सिर्फ आंसर्स चेक करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये मेरी पूरी इनकम यानी कि टैक्स हो गई इन सारे पार्ट्स के अंदर। लेकिन जो अच्छा, ये जो 18,700 है कि 0.18 कि 18% पे होगा, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अदर गेन को मैंने कर दिया है 19,000 पूरा। अब मैं इसको कर, तो ये भी आरपी है, तो ये होगी 0.24 के ऊपर, ठीक है। टोटल करते हैं, 737, चेक कर लेते हैं, 737, ठीक है। क्लियर सबको? किसी को अगर अपने हाथ से सॉल्व करना है कर ले। आई वुड रिकमेंड ओपन एक्सेस, जितने जितनों ने भी लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है, एंड डू इट। देख लेंगे क्या गलत होता है तो आप सामने ही पूछ सकते हैं मुझसे। यू कैन टेक लाइक 4 मिनट्स इफ एनीवन वांट्स टू कॉपी दैट। कोई फॉर्मूला देखना है, उसको ट्राई करें और देखें आपका आंसर्स मैच होता है या नहीं होता। शेयर डिस्पोजल पे आते हैं अभी, वी विल कम इट ओवर हियर। जो फॉर्मेट है सिंपल सा, दोनों से करें जो आपको इजी लगे। मुझे ये इजी लगता है कि सामने सामने लिखा हुआ हो, तो मैंने इसको इस तरह कर लिया। आपको वर्टिकल करना है वर्टिकल करना है।
जैसे इसने किया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे आपको सही लगता है। ये कंफर्ट का स्टाइल है और कुछ भी नहीं। विच विच एवर स्टाइल यू आर कंफर्टेबल। एग्जामिनर को कोई इशू नहीं है इससे। एग्जामिनर को तो शायद ये वर्किंग आपकी दिखेगी भी नहीं, क्योंकि ये तो एमटीक्यू में आता है ना, एमसीक्यू या एमटीक्यू। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुजा, आपको क्लियर है चीजें? राइट। ओके, गुड। ओके, मुझे बस एक गो अहेड दे दीजिएगा, बल्कि मैं 3 मिनट के बाद जो है ना फिर वापस इस स्क्रीन पे आती हूँ। और लेट मी सी आगे है क्या, रिलीव्स ही आगे जो भी लोग मुझसे क्वेश्चन कर भी रहे हैं। आई थिंक हमेशा से ना स्टूडेंट्स को रिलीव्स का पार्ट बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि इतना होता नहीं है ये। तो मैंने आगे लगाई नहीं है रिलीव्स की चीजें, क्वेश्चंस भी हैं तो वो करते हैं। तो 2 मिनट के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। नहीं होते रिलीव्स मुश्किल, दे आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट। और सीजीटी के अंदर तो रिलीफ ये है कि अगर आपको हाई पे टैक्स पे करना है तो वो रिलीफ क्या देगा आपको, 50% की रिलीफ देता है कि आप सिर्फ 10% पे पे कर रहे हैं, तो इसमें चीजें याद रखना भी इजी होती हैं। आई थिंक कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सारी रिलीफ के अंदर कि कौन सी वाली ना किस सिचुएशन में कौन सी अप्लाई होगी। तो ये वाला होता है। हाँ, यस, यू आर करेक्ट जुनीर। अभी इसको डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी लाइक 2 मिनट्स। ओके, रिलीव्स की तरफ आते हैं। सो अ रिड्यूस्ड सीजीटी रेट ऑफ 10%। अच्छा, सबसे पहले जो रिलीफ है ना वो है बिजनेस एसेट डिस्पोजल रिलीफ। अब इसके नाम पे पहले अगर आप गौर करें तो वो क्या है कि आपने कोई बिजनेस एसेट सेल किया। आपने जब वो सेल किया तो देन यू आर क्लेमिंग सम रिलीफ। ठीक है। तो उसके ऊपर वेरी सिंपल सी चीज है कि सीजीटी का जो रेट है वो 10% अप्लाई हो जाए। ठीक है। यानी जब भी कोई भी बंदा अपना बिजनेस का, फैक्ट्री का, किसी भी चीज का पार्ट सेल आउट करे उसको, या एज 100% सेल आउट करे, तो आपकी जो भी इनकम है, आप हाई, बेसिक, एडिशनल, वट एवर, आप सिर्फ 10% कैपिटल गेन्स टैक्स पे करेंगे। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी, इसकी कंडीशंस है। A disposal of the whole or substantial part of a business run as a sole trader, relief is only available in respect of chargeable gains। यानी बिजनेस पर्पज, ऐसा नहीं कि मैंने अपना घर सेल आउट कर दिया और मैं एचएमआरसी को कह रही हूँ कि भाई मैंने तो कैपिटल कोई एसेट मैंने सेल आउट किया, नहीं, वो बिजनेस का होना चाहिए। ठीक है। अगर डिस्पोजल ऑफ शेयर्स है इन अ ट्रेडिंग कंपनी वेयर अ 5% शेयर होल्डिंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, इंडिविजुअल इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय, जो डायरेक्टर है, ठीक है, वो डायरेक्टर भी है, एम्प्लॉय भी है, और 5% उसकी होल्डिंग है और वो शेयर सेल आउट करे, तो भी उसको ये रिलीफ मिल सकती है। कंपनी ट्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है।
ये हो गई दूसरी बात। अब आते हैं आगे। रिलीफ कवर्स द फर्स्ट 1 मिलियन, ये आपको गिवन भी होती है लिमिट अक्सर बहुत सारी चीजों के अंदर, पूरी लाइफ की ये लिमिट होती है। तो जो भी 1 मिलियन से ऊपर जाएगा फिर आप उसको 10 या 20 के हिसाब से टैक्स कर रहे होंगे, डिपेंड करता है। ठीक है। ये जो कंडीशंस हैं ये आपकी 2 साल तक, दो मतलब बेचने की डेट से डेट ऑफ डिस्पोजल 2 साल पहले तक की कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कि टिल 2 इयर्स, यानी लास्ट डेट ऑफ डिस्पोजल तक ये कंडीशंस मीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 साल पहले 5% होल्डिंग थी, आप जब हम डेट देख रहे हैं तो आप बोल रहे हैं जो सिर्फ 3% है, तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे उसके लिए। ठीक है। तो टिल 2 इयर्स दिस कंडीशन इज लाइक रिक्वायर्ड। अब मुझे बताएं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिजनेस एसेट रिलीफ में? तो फिर हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग, या अभी क्लास के बाद रुक जाइएगा तो मैं आपको भी हाथ के हाथ ही दे दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। 15 अक्टूबर द फोर शेयर होल्डर्स ऑफ अल्फाबेट लिमिटेड एंड अनकोटेड ट्रेडिंग कंपनी, सारे उसने अपने शेयर सेल आउट कर दिए और उसका शेयर कैपिटल था 1 लाख शेयर्स का। अलोए हैड बीन द एमडी ऑफ, अब देखें आप कंडीशंस एक तरफ आप दिमाग में रखें और एक तरफ यहाँ पे देखें, अब क्या हो रहा है कि एमडी भी है वो, ठीक है, और उसके पास 60,000 थे, तो कितनी परसेंटेज हो गई उसके पास? 60%। बॉन हैड बीन द सेल्स डायरेक्टर सिंस फर्स्ट फेब, और डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसने अपना बिजनेस कब बेचा है हम वो भी देखेंगे अभी। तो 1 जनवरी 2014 से इसके पास है, 2023 से इसके पास है, और ये एम्प्लॉय नहीं थी। शी हैज हेल्ड 25,000 शेयर, तो इसके पास 25% होल्डिंग है। चेरी हैड नेवर बीन एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर, और उसके पास 12,000 है, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे में नजर आ रहा है इसको मिलेगी ही नहीं। डी हैड बीन एन एम्प्लॉय सिंस फर्स्ट में, शी हैड हेल्ड 3,000 शेयर, यानी कि कितने? 3%। तो हमें फैसला करना बहुत आसान हो रहा है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब सोल्यूशन पढ़ लेते हैं हम डायरेक्ट। अच्छा, व्हाट डू यू से लाइक कि हु इज गोइंग टू गेट, और व्हाट, मैं अगर उसको छुपा दूं यहाँ पे तो यस, कोई रिस्पॉन्सेज मुझे मिल सकते हैं इसके ऊपर कि क्या लगता है किस किसको BADR क्वालिफाई करेगा और कौन नहीं करेगा? और इन्होंने सेल किया 15 अक्टूबर 2024 को। ओके जी, पहला आंसर आया है मेरे पास। ओके, ठीक है, चलें देखते हैं। सो अलोइस डिस्पोजल क्वालिफाइड फॉर BADR बिकॉज पहली कंडीशन मीट हो रही थी, वो डायरेक्टर है, उसने सबसे पहले लिख दिया था MD है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसकी 60% शेयर होल्डिंग है, यानी 5 से ज्यादा है, और ये 2 साल तक उसकी मीट हो रही है, राइट, क्योंकि 2024 से अगर आप 10 साल बल्कि इसकी तो मीट हो रही है, तो ये इसको मिल जाएगी। सेकंड, रॉन डिड नॉट क्वालिफाई फॉर BADR बिकॉज उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल हुआ है उसको, मतलब 1.5 साल हुआ, उसको 2 साल नहीं हुए। उसकी बाकी कंडीशंस तो मीट होती हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो 2 साल वाली कंडीशन मीट नहीं होती तो उसको नहीं मिलेगा। ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि ना एम्प्लॉय है ना डायरेक्टर है, कुछ भी नहीं है, और लास्ट वाला भी नहीं था क्योंकि वो सिर्फ 3% है। ठीक है। इस तरीके से आप रिलीव्स के क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड कर सकते हो, वो चीज आपको याद रहेगी। ठीक है, आगे आते हैं। ओके, अब आते हैं मैरिड कपल्स के बीच एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है और याद भी रहता है ये। जब भी कोई भी ट्रांसफर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ है उसको एग्जाम्प्ट है, बस वेरी सिंपल, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको करोड़ों की अमाउंट दे दे, अरबों की अमाउंट दे दे, वो डिस्पोजल एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर। देयर इज नो चार्ज एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर एज द ट्रांसफरी, यानी कि जिसको मिल रहा है टेक्स ओवर द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। हाँ, ये अगर आगे किसी और को सेल करे फिर इसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आपस में नहीं है। ओके, अब ये तो खैर आई थिंक सो कैथी का शायद गलत एक्सट्रैक्ट इधर। ओके, ये रहा। बिल एंड कैथी आर अ मैरिड कपल। उन्होंने कुछ एसेट सेल आउट किए। ऑन 10 जुलाई बिल एंड कैथी सोल्ड अ हाउस, ठीक है, फॉर 380,000, जो उनका मतलब दोनों का कंबाइन था। प्रॉपर्टी परचेज हुई है 1 दिसंबर 2021। नो प्राइवेट, आप लोगों को पता होगा एक रिलीफ होती है PPR, जो कि मिलती है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, तो उसने यहाँ पे लिख दिया कि वो नहीं अवेलेबल है, तो ठीक है हम उस पर जाएंगे भी नहीं। 5 अगस्त बिल ट्रांसफर्ड हिज एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ 20,000 इन एल्फ PLC टू कैथी, अपनी वाइफ को ट्रांसफर करता है, और शेयर्स वैल्यू थे 64,000 पे। बिल की शेयर होल्डिंग जब परचेज हुई थी तो 48 पे थी। तो ये कॉस्ट, डिस्पोजल, प्रोसीड्स, सारी चीजें इसके अंदर आपको प्रोवाइडेड है। तीसरी सिनेरियो, कैथी सोल्ड 20,000 के शेयर्स जो उसको मिले थे, ठीक है, उसको मिले थे 5 अगस्त को, उसने 2-3 महीने के बाद उसको सेल कर दिया
उसी कंपनी के अंदर, और उसको फिर पैसे मिल जाते हैं 70,000। अब हम देखते हैं फायदा कैसे, किसको क्या हो रहा है और किसको क्या टैक्स पे करना है। ठीक है, इनकम है दोनों की 60,000, यानी कि हायर रेट टैक्स पेयर है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। चार्जेबल गेन कितना आएगा, बहुत सिंपल तरीके से, उसने कितने का खरीदा है, उसने बेचा है 380 का, खरीदा था 290 का, तो गेन आ गया 90,000। ठीक है, ये आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि हम अलग से टैक्स करते हैं। अब वो हायर रेट पे है तो कितने परसेंटेज पे जाएगा, ये 24% के ऊपर। ये आपने अपने माइंड में रख लिया। बिल एंड कैथी विल ईच बी असेस्ड ऑन 45,000 ऑफ द चार्जेबल गेन। ठीक है, 50% की कंडीशन आती है यहाँ पे, क्योंकि जॉइंटली उन्होंने इसको वो किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था, ट्रांसफर नहीं किया, दोनों का घर है जिन्होंने बेचा है। तो इसलिए क्या होगा, 50% पे उनके टैक्स असेस हो रहा होगा। ठीक है, तो 45,000 इस तरीके से आ गया। गेन का 50 लिया है बस, मतलब इट्स सिंपल, डिवाइडेड बाई 2 किया है। ठीक है, दोनों का अकाउंट चल रहा है। अब आ जाते हैं उनकी लाइबिलिटी के ऊपर। तो प्रॉपर्टी में कितना गेन जाएगा, बिल का 45,000, और ये 45 का आएंगे कैथी के पास भी। दोनों की अपनी अपनी ए ये डिडक्ट होगी, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। 42 पे यहाँ है, 42 पे इधर है। ये कितने पर टैक्स पे कर रहा होगा, 24% के ऊपर। ठीक है, ये इसका टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। फिर इसने ट्रांसफर किए थे तो वो इसने अपनी स्पाउस को ट्रांसफर किए हैं, तो उसके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं होगा। ठीक है, बिल का केस बहुत क्लियर है। अब आ जाते कैथी, कैथी के ऊपर। इसका भी घर था सेम, यहां तक दोनों का सीन सेम है। अब ट्विस्ट कैसे आता है शेयर्स के ऊपर। ये क्या करती है, ये आगे शेयर सेल कर देती है। इसको जब मिलते हैं तो ये कितने के बेचती है, 70,000 के, और कॉस्ट कितने की थी, जितने के शेयर होल्डिंग उसकी थी 48। ठीक है, तो ये 22,000 है। अब आपने इसको टैक्स करना है, तो ये हायर रेट टैक्स पेयर थी, 24 से निकलेगी, 22,000 ये भी हाई पे जाएंगे, तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। किसी को कोई इश्यू तो वो पूछ ले। इलेक्शन किस चीज का इलेक्शन, ट्रांसफर करने का इलेक्शन, वो तो बता दिया ना उससे कि वो ट्रांसफर कर रहा है ऑलरेडी। ये अगर अगेन इफ एनीवन वांट्स टू सॉल्व दिस तो दे कैन सॉल्व इट, क्लास के बाद कर लें। हाँ कर सकते हैं, यस यस जुनेद करेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी है यहाँ पे, यस। वो असेसमेंट हो रही है उसकी। ठीक है, गेन के अंदर ये चीज है। दे हैव डिवाइडेड द गेन। शेयर देखो, शेयर्स का क्या हो रहा है कि ये आप दोनों पैराग्राफ्स पढ़े। बिल ने ट्रांसफर किए 20,000 के शेयर। ठीक है, और वो शेयर्स की कीमत उस डेट पे थी 64,000। ठीक है, उसकी शेयर होल्डिंग जब उसकी कॉस्ट थी, जब उसने परचेज किया तो उसने किया 48,000 का। अब वो शेयर्स बेच नहीं रहा। अगर तो वो बेचता तो हम कहते हैं भाई 64 माइनस 48। वो बेच नहीं रहा, उसने अपनी वाइफ को दे दिए। कितने की वर्थ की शेयर्स दिए, जो उसने 48,000 के खरीदे थे। तो जो इसकी कॉस्ट थी वही इसकी कॉस्ट बनी। ठीक है, जब ये आगे सेल आउट करेगी। लेकिन उसने अपनी वाइफ को ट्रांसफर किया तो कोई गेन ही नहीं है, मतलब एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अब इसने आगे इसको जब सेल किया तो जाहिर है इसने तो अपने स्पाउस को ट्रांसफर नहीं किया ना, किसी और को दिया है। तो इसको फायदा होगा यहाँ पे, तो बस वही हुआ है। फिर आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, पार्ट डिस्पोजल, जिसमें क्या होता है कि आपने पूरी चीज नहीं सेल आउट की होती, आपने आधी चीज बेची है और बाकी आधी आप कुछ सालों बाद बेच, जैसे जमीन के साथ होता है। ठीक है, जमीन का एक टुकड़ा पहले सेल किया, फिर बाद में कुछ और बाकी सेल आउट किए, फिर जमीन की कीमत बढ़ जाती है, तो डिफरेंट उसका आता है। तो उसकी ट्रीटमेंट टैक्स परस्पेक्टिव से क्या है, आपको बेहतरीन क्वेश्चन ये मिलेगा। ठीक है, 16 फरवरी जॉन सोल्ड 3 हेक्टर्स ऑफ लैंड फॉर 285,000। उसने खरीदे थे चार, 2,20,000 के, लेकिन बेचे उसने तीन है 285। बहुत ही कोई ले मैन स्टूडेंट होगा ना, वो बोलेगा इसको इसमें से माइनस कर दो गेन आ जाएगा। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि क्वांटिटी डिफरेंट है। 4 हेक्टर खरीदे इतने के, बेच वो तीन रहा है, चारों बेचता फिर करते। द मार्केट वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड, जो 1 हेक्टर उसने नहीं बेचा, उसकी मार्केट वैल्यू है 90,000। ठीक है, आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे, आप निकालेंगे कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट नहीं दी हुई। तो कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी, इसको हम कहते हैं लाइक प्रोपोर्शनेट करना क्वेश्चंस को। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, उसने जब 4 हेक्टर खरीदे थे तो कितने के खरीदे थे, 2,20,000। ठीक है, लेकिन जब उसने बेचे हैं, ठीक है, बल्कि मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ इधर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, लेट मी डू इट ओवर हियर।
पार्ट डिस्पोजल के लिए सबसे पहले आप देखेंगे आपकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा जी 220,000, ठीक है। दूसरी फिगर मेरे पास क्या है कि जो मैंने सेल किए 3 हेक्टर्स और जो एक मेरी बची हुई है, तो उसकी उसकी क्या आंसर आता है। तो 285,000, ठीक है। मतलब मैं एक्चुअली ये निकाल रही हूँ 4 हेक्टर की उस डेट पे मार्केट वैल्यू, तो वो 375 आते हैं, ठीक है। मैंने इसको करना है अपोर्शन, सही है। तो हाउ विल आई बी अपोर्शनिंग इट, मैं करूंगी कि अच्छा मैंने सेल आउट किया कितना, 3 हेक्टर्स, 285,000। टोटल मेरा क्या था, 375, ठीक है। तो 76% मैं अपनी कॉस्ट का ले रही हूँ, ठीक है। ये रहा 167,200, ठीक है। तो ये मेरी कॉस्ट आ जाती है कितने हेक्टर्स की, 3। ठीक है। फिर अब मेरे पास चार्जेबल गेन आ सकता है, मैंने 3 हेक्टर्स बेचे, तो मैंने बेचे हैं 285 के, 285,000। मेरे पास उसकी कॉस्ट है, ठीक है, 167,200। नाउ आई कैन हैव माई गेन, गेरा, ठीक है। बेस कॉस्ट कैसे आप निकालेंगे, आप इन्हीं दोनों को माइनस कर देंगे। बेस कॉस्ट यानी कि अब आगे कितनी कॉस्ट चलेगी, वो आप दोनों चीजों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 220 जो आपकी क्या कहते हैं 4 हेक्टर्स की कॉस्ट थी, उसके अंदर से आप ये 3 की निकालेंगे और आप देख लेंगे आपके पास बची हुई क्या बचती है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन कहता है बेस कॉस्ट निकालने के लिए तो निकालेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। मेन पार्ट ये होता है, इसके ऊपर मार्क्स लूज नहीं करने होते। मैं रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहली चीज आप ये निकाल लें मार्केट वैल्यू 4 हेक्टर्स की क्या है, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो है वो 4 हेक्टर्स की क्या है, वो ये है 285 एंड 90, ठीक है। ये क्वेश्चन से ही पिक किया है यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि बेसिकली जो ये उसने उसने क्या सेल आउट किया है, उसने 3 बेचे, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि भाई टोटल या कितना बेचा है उसने, तो मेरे पास आ जाता है 76% या 0.76। तो आप इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू, तो यू विल हैव योर कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 3 हेक्टर्स की उस डेट, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपकी किट के अंदर भी, तो इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, बट आई होप कि क्लियर है। ये चैटल्स वाला कॉन्सेप्ट मुझे रिपीट करने की जरूरत है या ये आता है सबको, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है। गुड जुनेद, वेरी नाइस। मैम एक यार मिनट आप मेरी इसको आवाज रुक में जाएंगी, कोई मैंने प्रॉब्लम नहीं ये है, आई डोंट नो कि जिनको इश्यू है, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, इट्स ऑल क्लियर टू देम। मोबाइल से ज्वाइन करके देख लें आप, ये देख लें फिर, या टेस्ट कर लो अपना माइक स्पीकर। अच्छा मुझे चैटल्स का मैम एक बताएं, मिनट आप क्योंकि क्वेश्चन चैटल्स को पे रुक जो जाएंगी। रूल्स अप्लाई होते हैं, तो चैटल्स के ऊपर रूल्स आर लाइक वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। वेस्टिंग चैटल्स, नॉन वेस्टिंग चैटल्स, 5/3 रूल होता है इसके ऊपर। तो ये तो मतलब बहुत बहुत ही कॉमन है। किसकी आवाज, कौन बोल रहा है। यस शुजा, आर यू सेइंग मैम समथिंग। मैं जी जी। कह रहा था कि आप एक मिनट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे ऊपर। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि आप एक मिनट ऊपर चले जाएंगे, मैं क्वेश्चन खुद ही भी सॉल्व करने की ट्राई ये कर रहा वाला। हूँ एक बार। थैंक यू। जी 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 जी, बस मैं इसको एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ। ओके श्योर श्योर, कर लो ट्राई। हाँ जुनेद है, सब कुछ है, मिल जाएगा आपको क्लास के बाद। जी ठीक हो गया मैम। अच्छा ठीक है, ग्रेट।
ओके, मैं चैटर्स के बारे में पूछ रही थी कि चीजें क्लियर है ना, और हैंडआउट से आपको समझ में आ जाएंगी, तो फिर मैं इस पे टाइम नहीं लगाती, क्योंकि इसमें सारी डेफिनेशंस भी हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसके अंदर मतलब आपको सिंपल सिंपल एक बॉक्स भी बुक में दिया हुआ होता है, उसको वो करना होता है, मैच कराना होता है। और उसके बाद आप निकाल लेते हैं भाई कितना उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो डीम्ड अमाउंट्स हैं, ये सब सारी की सारी चीजें, अगर सारे लोग क्लियर क्लियर हैं इसके ऊपर, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं ओके। इंश्योरेंस प्रोसीज की तरफ आ जाते हैं। ये भी अगर किसी के साथ कभी हुआ है तो उसको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। मैंने होते हुए देखा है, और यूके के अंदर तो खैर ये चीजें, इवन पाकिस्तान वी ऑल्सो हैव इट, बहुत सारी कंपनीज ये करती भी हैं। अगर आपका कोई एसेट, आग लग गई उसको, ठीक है, वो डैमेज हो गया, गुम हो गया, तो इंश्योरेंस वाले आपको पैसे देते हैं उसके, ठीक है। जब इंश्योरेंस प्रोसीड्स आती हैं तो हम उसको डिस्पोजल प्रोसीड्स की जगह पे ले लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर डीपी लिखा हुआ है, ठीक है, या तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इंश्योरेंस प्रोसीड्स ले लेंगे, ठीक है। रोल ओवर रिलीफ यहाँ पे अवेलेबल होती है अगर आपने उस पैसे से 1 साल के अंदर अंदर दूसरा एसेट ले लिया। आपकी गाड़ी थी, चोरी हो गई, सपोज आपको इंश्योरेंस वालों ने पैसे दिए, आपने 1 साल के अंदर अंदर दूसरी गाड़ी ले ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके ऊपर आपको रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि एक तो पहले आपकी चीज चोरी हुई, फिर आपको दूसरी खरीदनी पड़ी, तो वो आपका गेन अगले साल पे डेफर करा देगा रोल ओवर करके, ठीक है। ओके, 20 अक्टूबर, एंटीक टेबल ओन्ड बाय क्लॉडा वाज डिस्ट्रॉयड इन अ फायर। इसको आग लग जाती है, टेबल खरीदी थी उसने 50,000 की, उसको कितने पैसे मिलते हैं, 74,000। 6 दिसंबर, 18 दिसंबर, ही पेड 75,000 फॉर अ रिप्लेसमेंट टेबल। 1,000 उसने अपने, सॉरी 1,400 उसने अपने एक्स्ट्रा लगाए खुद से, ठीक है। सो उसको डीपी कितनी काउंट करेंगे हम, 74, जितने उसके इंश्योरेंस ने दिए, उसने सारे पैसे यूज कर लिए। यस, उसने सारे पैसे यूज कर लिए, तो फिर इसके ऊपर कोई डिस्पोजल नहीं आएगा। हमें अगर गेन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम ये नहीं लेंगे, नो नॉट दिस अमाउंट, हम इंश्योरेंस प्रोसीड्स ही लेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस का केस है। सो 74 - 50, वो आपके पास सेट हो जाएगा। हाँ, अगर आपको बेस कॉस्ट निकालनी है तो फिर वो आप निकालेंगे जितने पैसे आपने लगाए, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एक ज्यादा की चीज खरीदी है, दूसरा एसेट खरीदा है, तो उसके लिए फिर आप जब बेस कॉस्ट निकालेंगे आगे, तो वो उसी वैल्यू पे लेंगे जो आपने खर्च की, ठीक है। और अगर आपने पूरे पैसे खर्च नहीं किए होते, फिर तो आपको इमिजिएटली चार्जेबल गेन जो है वो हो जाता, ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर वो वाली चीज नहीं हो रही है। और ये खैर आगे उसने लिख दिया है कि जैसे उसको मिले तो 74,000 थे, लेकिन उसने कम खर्च किए हैं। तो ये देखिए, उसमें से माइनस करके जो बच रही अमाउंट वो गेन में टैक्स हो जाएगी, ठीक है। और जब बैलेंस निकलेगा तो वो फिर इसी अमाउंट को माइनस करके निकलेगा। सही है, आई होप दैट दिस मेक सेंस फॉर यू, ये इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, 71,500 की अमाउंट वो लेगा जो उसने लगाई है, ठीक है, जो उसकी जेब से गई है, बाकी उसने अपनी जेब में रखे, उसको 74 मिले, उसने क्या किया, उसने 71,500 का एसेट ले लिया, बाकी 2,500 कहाँ जाएंगे, तो ये आप चार्जेबल गेन में दोगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तो फिर आप रोल ओवर नहीं कर सकते, 12 महीने की कंडीशन है, ठीक है। पीपीआर मैं जैसे ऊपर बता रही थी कि पीपीआर ये भी रिलीफ होती है सीजेटी में, जो कि घर के केस में दी जाती है, इसकी पूरी टाइमलाइन बनती है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बता रही होती हूँ कि टाइमलाइन के थ्रू चलें, आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। व्हेन मैं मैं पीपीआर क्वेश्चन से बहुत स्ट्रगल किया करती थी, मुझे याद है। देन माई टीचर टोल्ड मी कि आप एक टाइमलाइन के थ्रू चलें तो वो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना आपको जैसे कि देखिए, मैंने सिर्फ पॉइंटर्स लिख दिए यहाँ पे कि भाई कब ये रिलीफ मिलेगी। देखिए, रिलीफ आपको किस बात की मिलती है, जब आप अपना घर बेचते हैं, ठीक है। तो आप उसमें रहे कितना है, तो वो उसके हिसाब से फिर देखा जाता है कि आपको कितनी रिलीफ थे, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, उसने घर बेचा 381 का और खरीदा था 141 का, तो गेन तो स्ट्रेट अवे आ जाएगा 240 का। लेकिन मुझे इसके अंदर रिलीफ मिलेगी, वाई, बिकॉज देर आर सर्टन कंडीशंस जो मीट हो रही है। हु ऑक्यूपाइड द हाउस एज हर मेन रेजिडेंस फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अंटिल मार्च 2008। तो आप क्या करेंगे, उसने खरीदा कब था, 2004 में, तो 2008 तक कितने महीने बनते हैं ये लिखे हुए हैं यहाँ पे 42 जैसे, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर रहता था। तो जब आप रहते हो तो किस बात की रिलीफ। देन इट वॉज अनऑक्यूपाइड बिटवीन 1 अप्रैल एंड 31 दिसंबर। ये देखिए, उससे सारी वर्किंग की हुई जो आप खुद भी कर सकते हैं, तो ये 45 मंथ है, वो क्या कर रहा था इस टाइम पे, वो काम कर रहा था, फुल टाइम जॉब कर रहा था, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। फ्रॉम 1 जनवरी अंटिल 31 दिसंबर, ये कुछ 6 साल समथिंग बन रहे हैं, ठीक है। तो
इसके अंदर क्या होता है, ये अनऑक्यूपाइड रहता है, तो ये आपका चार्जेबल काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो पूरी की पूरी आपकी मंथ्स पे वर्किंग करेगा। तो 60/180 होगा सबसे पहले, सॉरी टोटल होगा इसका कि भाई टोटल मंथ्स कितने थे, वो 240 थे, ठीक है। तो उसके ऊपर उसने पीपीआर निकाली है। तो बेसिकली उसने क्या किया है, 180,000 कैसे निकाला है, आपका जो गेन है 240,000 को मल्टीप्लाई किया एग्जाम मंथ से, और वो उसके रिलीफ में काउंट हो जाए, ठीक है। सो इतने की आपको रिलीफ मिलेगी, बाकी आपका सारा चार्जेबल गेन। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना हो तो कर सकते हैं। अब अच्छा, लेटिंग रिलीफ भी इसी के साथ कनेक्टेड है, मैं कंप्लीट कर देती हूँ यहाँ पे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट ही है। लेटिंग रिलीफ के अंदर क्या होता है कि आपने ना किराए पे दिया हुआ है अपना घर, ठीक है, और साथ में रहते हैं आप, लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे घरों का सिस्टम होता है। सो ओवर हियर व्हाट वी डू इज कि 2 रूम्स वर इंस्टेड इंस्टेड ऑलवेज लेट आउट। तो चार्जेबल गेन की कंडीशन होती है लोवेस्ट ऑफ अमाउंट, लोअर ऑफ अमाउंट आप निकालते हैं, ठीक है। या तो 40,000 होगी, ये होगी, ये होगी, तीनों में से। तो इसमें हम क्या देखते हैं, गेन हमने ऊपर निकाल लिया है, ठीक है। कितना गेन आ रहा है, 204 आ रहा है। आई थिंक इसने वो दे दिया है, गलत लिख दिया, 240 के बजाय में भी इसने वो कर दिया है। गेन फॉर एग्जाम्पल 24 इज इट, अच्छा ओके 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 ओके। ये 24 जो एग्जाम्पल वो मैंने इसमें नहीं पेस्ट की हुई, तो वो उसका है, ठीक है। ये वाला नहीं, सपोज अगर हम इस पे इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 240। देन पीपीआर कितनी है, पीपीआर उसको मिल रही है 180 की, ठीक है। तो 240, 180 और 40,000 आप ये माइनस करेंगे। और लेटिंग रिलीफ अभी यहां से तो इसने निकाली हुई है 40, लेकिन एक्चुअली लेटिंग रिलीफ कैसे निकलती है, 40,000 फिक्स है, HMRC ने बताया हुआ है। अमाउंट ऑफ पीपीआर, इस क्वेश्चन में पीपीआर की अमाउंट कितनी है, 180 है, ठीक है। तो उसके बाद अमाउंट ऑफ नॉन एग्जाम्ड गेन, ये भी जो है ना उसका होता है, क्या कहते हैं, लेटिंग का। सपोज के अब इसके अंदर गेन 204 पे 25% या क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कितना गेन है, तो आप यही वाली चीज 240 पे ले लेंगे। तो हम यहाँ से भी यही पता चला सकते हैं कि लोअर ऑफ 40 ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, 240 माइनस 180 माइनस 40, आपके पास चार्जेबल गेन आ जाएगा अगर आप लेटिंग के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये हैंडआउट खुद से सॉल्व करें, इसको एक दिन लगेगा सिर्फ और सिर्फ, एक्सेल पे सॉल्व कर लें या इसी हैंडआउट का प्रिंट निकाल के कर लें, आप लोगों की मर्जी है। और स्टडी हब करें साथ में। सो फॉर श्योर आपका सीजीटी 2 दिन के अंदर पूरे का पूरा प्लान हो सकता है। आप देखें आपका एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स में से आपके कितने लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन लाइक जस्ट ट्राई दिस थिंग और वो हो जाएगा। यार मैम आते, लेटिंग यस रिलीफ जो यस। है वो स्पेसिफाइड होती है या ऑलवेज 40,000 होती है? 40,000 लेटिंग में उसने फिक्स करके दी हुई होती है। अगर 40 से नीचे आंसर आएगा ना तो फिर आप लेटिंग में 14 उठाएंगे, आप वो उठा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन अगर आपका तो पीपीआर मतलब लाखों में, गेन भी लाखों में, तो आपको पता है कि हाँ भाई मेरे पास यही यही वाला आना है, तो ये फिगर याद रखना है आप। अच्छा, तो लेटिंग रिलीफ मतलब फिक्स 40,000 होती हाँ है? हाँ बिल्कुल, आप समझे कि एग्जामिनर ने आपको खुद से एक ऑप्शन फिक्स करके दे ही दिया, बाकी दो आपने पीपीआर वाले क्वेश्चन में कर ली होती हैं, सिर्फ कंपैरिजन करना होता है। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। सो ये ट्राई कीजिएगा खुद से, लाइक जस्ट जस्ट डू दिस थिंग लाइक योर सेल्फ। और लॉसेस आते हैं तो वो सिर्फ माइनस करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल लॉस कैपिटल गेन से ही निकलता है, किसी और से माइनस नहीं हो रहा होता। तो ये चीज है। 5 minutes आर लाइक रिमेनिंग। सो एनी क्वेश्चंस लाइक सो यू कैन आस्क। मैं स्क्रीन जरा रोक देती हूँ यहाँ पे, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एज वेल। सो थोड़ी बात कर लेते हैं।